थोड़े विलंब से आपके बीच हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बीच में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी कुछ अपडेट थी, उसकी जानकारी लेकर आपके बीच आना चाह रहे थे। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपके बीच आने का कारण यह है कि पिछले कई दिनों से बंद करना है एक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक ऐतिहासिक काम कर रही थी। पूरे इस कोरोना महामारी के कारण, कोविड-19 के कारण, जहां एक तरफ दुनिया भर में केवल लोगों की सुरक्षा, लोगों के स्वास्थ्य, लोगों की चिकित्सा, इसी में पूरा विश्व परेशान है। हमारे देश की भी स्थिति कमोबेश यही है, लेकिन इसी परिस्थिति में, इसी दौरान ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना होगी। शायद कोई दूसरा उदाहरण ऐसी विकट परिस्थिति में कभी नहीं मिलेगा कि एक तरफ इतनी बड़ी महामारी, उससे इतने बड़ी प्रदेश में उससे निपटने की कार्य योजना, चिकित्सा और स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था, राहत की पूरी व्यवस्था, लेकिन उसी दौरान प्रदेश के गरीब, मजदूर, किसान और जन सामान्य के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए स्कूल, उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से, और उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं, जो शिक्षित नौजवान भी बड़ी संख्या में हैं, उनको 69,000 ऐसे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, सुचारू रूप से अंतिम चरण में थी। काउंसलिंग चल रही थी, 3 से 6 जून तक की काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र दिए जाने थे, लेकिन माननीय न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के एक आदेश के कारण वो प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से स्थगित हुई। हम डबल बेंच में अपील में गए, जैसा सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला रिजर्व है, जैसा माननीय न्यायालय का आदेश होगा तदनुरूप कार्यवाही करेंगे। लेकिन इस बीच अनावश्यक राजनीति करते हुए, प्रदेश के नौजवानों के संवरते हुए भविष्य से खिलवाड़ करते हुए, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने की मंशा से भर्ती ना होने पाए, क्योंकि अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। ऐसी परिस्थिति में भर्ती करना, ऐसा करने से योगी सरकार की संपूर्ण देश में एक अलग तरह की छवि बनने वाली है, बन रही है। उसको बाधित करने के लिए राजनीतिक मंशा से कई सारी बातें कही गई हैं, कई सारे आरोप लगाए गए हैं, कई प्रश्न आए हैं पब्लिक डोमेन में, मीडिया के माध्यम से भी, अन्य माध्यमों से भी। इसलिए हमने ये उचित समझा कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप सभी के सामने सामूहिक रूप से आना चाहिए। उन्हीं बिंदुओं को लेकर आपके बीच एक तुरंत का ज्वलंत मामला इस सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रयागराज का एक विद्यालय जो उस भर्ती परीक्षा में केंद्र था, उस केंद्र, उसके जो प्रबंधक और उससे जुड़े हुए एक गिरोह जो धोखाधड़ी के काम में लिप्त रहता है, उसको लेकर एक मामला आया था। मामला यह है कि राहुल नाम के शिकायतकर्ता ने मई 2020 में यह शिकायत दर्ज कराई कि फरवरी 20 में किसी ने उसको भर्ती करवाने के लिए। अब यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि परीक्षा हो चुकी थी 6 जनवरी 2019 को, परिणाम तैयार हो चुके थे, परिणाम घोषित भी हो चुका होता शायद इसके पहले, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा कट ऑफ के मामले पर स्थगन आदेश देने के कारण केवल परिणाम की घोषणा नहीं हुई थी। इस बीच इतने दिनों बाद, जनवरी 19 के बाद मई 2020 में शिकायतकर्ता राहुल की शिकायत आई कि फरवरी 2020 में किसी ने उनको इस भर्ती करवाने के लिए, इस भर्ती में पैसे लिए। तब तक परीक्षा संपन्न हो चुकी थी, परिणाम तैयार हो चुका था। मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण केवल परिणाम की घोषणा नहीं हुई थी। इसलिए फरवरी 20 से मई 20 में किसी लेन देन के कारण परीक्षा के परिणाम पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। परंतु फिर भी शिकायतकर्ता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रयागराज पुलिस ने कार्यवाही की और शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर डॉक्टर केएल पटेल, जो किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक है, संतोष कुमार बिंद जिसके लेखपाल होने की जानकारी आ रही है,
तथा इससे इनसे जुड़े हुए अन्य 11 लोगों को, कुछ को 6 जून को, कुछ को 8 जून को, कुल मिलाकर के 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ के आधार पर यह जानकारी मिली कि उक्त गिरोह चंद्रमा यादव प्रबंधक पंचम लाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रयागराज से 60 गांठ कर उक्त विद्यालय में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की गैर कानूनी ढंग से मदद करता है और उसके बदले धन वसूली करता है। उक्त जानकारी के आधार पर शासन ने उक्त मामले की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, और चूंकि किसी एक भर्ती केंद्र परीक्षा केंद्र पर कई जिलों के अभ्यर्थी हो सकते हैं, इसलिए यह पूरा मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया है। पूरी इस जांच के लिए कि क्या इस भर्ती परीक्षा केंद्र पर, इस सेंटर पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है या उस गड़बड़ी का लाभ उठाकर कहीं किसी अभ्यर्थी को उसका लाभ तो नहीं मिला, उसके कारण परिणाम तो नहीं प्रभावित हुआ है, कोई मेरिट में तो नहीं आया। यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि कुछ अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से अंक प्राप्त कर भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उनको डिबार करेंगे और अब तक की जांच पड़ताल के आधार पर उक्त परीक्षा केंद्र को भविष्य में होने वाली किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए डिबार करके उसके प्रबंधक और अन्य संबंधित जो स्टाफ इसमें शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी भर्ती परीक्षा में कतिपय लोगों द्वारा किसी सामान्य वर्ग की अभ्यर्थी जिसका सरनेम तिवारी है, उनके ओबीसी कैटेगरी में चयन का भी आरोप लगाया गया है। इस संबंध में आप सब जानते हैं, ये पूरी प्रक्रिया आवेदन की ऑनलाइन है। अभ्यर्थी ऑनलाइन जाकर के जो प्रविष्टियां भरता है, उन्हीं प्रविष्टियों के आधार पर हम सारी लिस्ट तैयार करते हैं, कौन किस कैटेगरी में है, किसके क्या अंक हैं, और फाइनली जो भर्ती परीक्षा में अंक आए हैं उसको जोड़कर और उनके जिलों की वरीयता लेकर हमने मेरिट लिस्ट तैयार की है। अभी किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया था। काउंसलिंग होती ही इसीलिए है, जो 3 जून से 6 जून तक काउंसलिंग होनी थी, काउंसलिंग एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही है। उसमें प्रमाण पत्रों की जांच होनी थी और उसी में कोई व्यक्ति अगर लिखता है कि वो फला कैटेगरी में है, ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है या दिव्यांग में है, तो उसके सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र वहां दिखाए जाने पर ही आरक्षण का लाभ मिलना है, अन्यथा नहीं मिलना है। यद्यपि कई ऐसे भी मामले आते हैं कि कुछ लोगों के सरनेम कुछ भी रहते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे संबंधित जाति से बिलोंग करते हैं, उसका प्रमाण पत्र उनके पास होता है। जैसे कोई गोसाई है अगर, और वो अगर तिवारी लिखता है, पाठक लिखता है, कोई टाइटल लिखता है, लेकिन मूलतः उसकी जाति अगर गोसाई दर्ज है, तो चूंकि गोसाई जाति पिछड़ी जाति में आती है, तो उसको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये जो भी मामला है, ये अंतिम रूप से अभ्यर्थी को लाभ तभी मिलेगा जब वो काउंसलिंग सेंटर पर उससे संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसलिए अभी किसी के लाभ मिल जाने का सवाल ही नहीं उठता है। कतिपय लोगों द्वारा आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। कई बार ये बातें हो रही हैं। आप सब जानते हैं, इस देश की पूरी विधि द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया है। 50% सीटें किसी भी भर्ती परीक्षा में अनारक्षित होती हैं। 50% में ओबीसी, एससी, एसटी का अलग अलग आरक्षण है। 50% अनारक्षित सीटों पर मेरिट के आधार पर, चाहे वो जिस संवर्ग के लोग हों, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जिनकी भी मेरिट ऊपर होती है, वो सभी लोग इस अनारक्षित वर्ग में चयनित होते हैं। इस भर्ती में भी यही हुआ है। किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि अनारक्षित वर्ग में केवल सामान्य जातियों के लोग भर्ती हुए हैं। अनारक्षित वर्ग में सामान्य जातियां भी हैं, ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, एसटी भी हैं, जिनके अंक आए हैं वो हैं इसमें। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्णय था पोस्टिंग को लेकर के, जनपदों के आवंटन को लेकर के, कि भले ही कोई अपने अंकों के आधार पर ओबीसी या एससी अनारक्षित वर्ग की मेरिट में आ रहा है, तो भी जब जनपद का आवंटन होगा तो उसको उसकी कैटेगरी में मानते हुए भी वो आवंटन किया जाएगा। क्योंकि सामान्यतः एक शिकायत होती थी कि कोई आदमी अपने नंबरों के आधार पर अनारक्षित में आ गया, यहाँ नीचे है, तो इस हिसाब से जनपद आवंटन होगा तो वो अपनी वरीयता का जनपद नहीं पाएगा। लेकिन अगर इसको इसकी कैटेगरी में ट्रीट किया जाए तो वहां वो अपनी कैटेगरी के आरक्षित लोगों से ऊपर जाएगा। निश्चित रूप से उसकी मेरिट ऊपर है तो उसकी चॉइस को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और ये कोई हमने नहीं तय किया है, ये माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है। उस निर्णय के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी पदों के आवंटन में यही प्रक्रिया अपनाता है। हमने भी इसी प्रक्रिया को अपनाया है।
भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में थी, काउंसलिंग चल रही थी, ये मैंने बता दिया आपको। माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण हमने काउंसलिंग रोकी है। हम डबल बेंच में अपील में गए थे, उसकी सुनवाई कल पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित है। जैसा निर्णय आएगा माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हम उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। इसी संदर्भ में एक अपडेट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी आई है कि आगे